हिट्स हमारी मोरलिटी को, हमारी चेतना को एक तरीके से निम्न स्तर पर लाने के लिए उनका एक प्रयास ये रहता था कि हम इनके संघर्षों को कमतर दिखाएं। और उस कमतर दिखाने के परिप्रेक्ष्य में जो मैं जैसे मेरे पेपर का टॉपिक है कि हमारे जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आंदोलन है, वो क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी से मैं विद्वत समाज के सामने कुछ प्रश्न रखूँगा। शायद हमारे बीच में इतने वरिष्ठ भाई साहब और प्रोफेसर साहब हैं, तो शायद उनसे का कुछ सोल्यूशन या मेरे प्रश्न हो सकता है कि हम होने की कोशिश करें। पहला तो हमको क्रांतिकारी आंदोलन को उस समय से ही देखना चाहिए जैसे कि जिस समय से भारत देश में विदेशी आक्रांता आने लगे। एक तो ये आप रानी अब्बा से लेकर शिवप्पा नायक से लेकर के बिरसा मुंडा, श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेकर के आज तक के जितना एक काम मिलेगा, मैं आगे पीछे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले वाला पोर्शन अंकिता जी ने कवर कर दिया है। और क्या हम क्रांतिकारी उन्हीं को मानेंगे कि जो बम चला रहे हैं, या हम उन लोगों को भी क्रांतिकारी मानेंगे जो भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस परिप्रेक्ष्य में हरि सिंह नालवा और जोरावर सिंह को हम क्या क्रांतिकारी नहीं मानेंगे? क्या हम उन लोगों को क्रांतिकारी नहीं मानेंगे जो कि विभिन्न माध्यमों से वार्ड फार्म में था, बहुत ढेर सारी पेंटिंग्स आपको उसमें उस समय मिलेगी जब काली माता राक्षस को मार रहे, जब एक स्वर्ग नरक का एक चित्रण हुआ, उस चित्रण के अंदर ये दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को कड़ाही में डाला गया, जब विभिन्न लोक गीतों के माध्यम से अपनी बात को रखने की और क्रांतिकारी भावना को कोशिश की गई, क्या हम उनको क्रांतिकारी नहीं मानेंगे? तो शर्त ये हुआ कि अपनी मूल्य व्यवस्था पर आधारित, स्वमूल्य आधारित, स्वचेतना आधारित एक देश का निर्माण करना था जिसका पराभव यूरोपियन शक्तियों द्वारा हो रहा। अब विवेकानंद, टैगोर, अरविंद घोष, उनके भाई बारीन घोष, तिलक जी, गांधी जी, अब सबको क्रांतिकारी मान सकते हैं। संदर्भ में दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य, बुरे से बुरे स्वराज से बुरा, ये स्वराज जो शब्द दे रहे हैं, ये इसका क्या ये क्रांतिकारी नहीं अपने उन अर्थों में? और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, साहित्य, शिक्षा, स्कूल, उद्योग, हर दर्शन, हर क्षेत्र में एक जो नई विधा, एक जो हमारा मूल प्राचीन मूल, उस आधार पर हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत देश में इतिहास में 1970 तक क्रांतिकारी आंदोलन को कभी आंदोलन के रूप में नहीं माना गया। आज भी उनको एक ऐसा माना जाता है कि एक मूवमेंट चल रहा था, दूसरा मूवमेंट, हमने एक हरदम एक स्थापित जो आंदोलन था, एक जो गैर जो क्रांतिकारी उनको छुटमुट आंदोलनकारी करके मानते हैं और उनके बीच में एक द्वैत दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत देश की आज़ादी तो कहने नहीं, वो अब दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो कहीं ना कहीं हम उस एक जो शुरू से आंदोलन चल रहा था और अंत तक चलता रहा, उस क्रांतिकारी जो हमारे आंदोलन है उनको हम डिवील करने की कोशिश करते हैं। उसका तो एक निहितार्थ ये रहा कि हमने यूरोपियन स्रोत यूज किए। यूरोपियन स्रोतों में हरदम ये कोशिश रहती रही कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको हम ऐसा दिखाएं कि उनका कोई महत्व तो नहीं रहा, जबकि कलकत्ता से वो अपनी आज़ादी यहाँ पर कलकत्ता से अपनी राजधानी इसलिए परिवर्तित करके दिल्ली ला रहे हैं क्योंकि उनको एक भय प्राप्त हो, एक सुरक्षित जगह जाए जहाँ पर हम अपने शासन बंगालियों का ही है। इसके बावजूद भी 1970 में जिस समय अमर चित्र कथा ने शुरू किया, क्रांतिकारी लोगों के जीवन पे लिखना शुरू किया, और उसके बाद से फिर एक लोगों के क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन के, उनके जीवन के बारे में लोगों ने तो वैसे गंभीरता से उनकी बायोग्राफी आने लगी, उनके ऊपर लिटरेचर खोजा जाने लगा। और फिर भी एक जो बिना खड़क बिना ढाल और जो क्रांतिकारियों का था, उनके बीच में हमने एक द्वैत दिखाने की कोशिश किया। लेकिन आप ये बताइए, हिंसा और अहिंसा का जो द्वैत है वो इतना स्पष्ट नहीं था। गांधी जी 1942 में गांधी जी से कहा जा रहा है कि आप जो हिंसा हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आप उसको कंडेम करिए। गांधी जी कह रहे हैं कि हमें इस आंदोलन को कंडेम नहीं कर सकते। उसकी बड़ी वजह है कि ये आपका बनाया हुआ। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो पहले वाले जो अहिंसक आंदोलन कथित रूप से उन्होंने हिंसक, अब रौलट की जो प्रक्रिया हो रही है या जो पूरा जो भगत सिंह और उनके ग्रुप का जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उस जमाने में रौलट एक्ट के खिलाफ जो बात हुई उसके खिलाफ आ रहे हैं। तो
तो एक आंदोलन दूसरे आंदोलन को और किसके लिए कर रहे हैं? लाला लाजपत राय शुद्ध आर्य समाजी थे, और उस आर्य समाजी व्यक्ति के लिए एक आदमी ने जानते हुए कि अगर हमने सैंडर्स को मारा तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उन परिणामों की परवाह ना करते हुए और ये पूरा संघर्ष उनका चालू होता है। तो इसका हमने ये किया कि असहयोग आंदोलन का लाला लाजपत राय जो मैंने कहा, और फिर एक दूसरी बात है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि 1920 के बाद जितने भी आंदोलन जारी थे वो समाजवादी उनका एक तरह खास जो नैरेटिव है उस पर दिखाने की कोशिश है। समाजवाद के अर्थ में अब सबसे समाज से कहूँगा कि आप समाजवाद के अर्थ सुभाष चंद्र बोस के लिए, समाजवाद का अर्थ चंद्रशेखर आजाद के लिए, समाजवाद का अर्थ भगत सिंह के लिए, सबके लिए अलग अलग है। एक जो उनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसके बेसिस पे उनको करना। और मैं सबसे एक बार और आग्रह करता हूं कि भगत सिंह को जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया और उनको एक एथीस्ट तरीके से दिखाने की, धर्म विरुद्ध दिखाने की कोशिश की गई, उसको भी हमें एक बार चेक करने की जरूरत है। उनकी जो हो सकता है कि मुझे नहीं उपलब्ध हुई, उनकी जो YIMI एथीस्ट उसकी मूल प्रति कहाँ है और किस लाइब्रेरी में रखी हुई और किस तरीके से वो प्राप्त की गई। जितने भी क्रांतिकारी थे सबने राष्ट्र को एक जीवंत इकाई और नित्य निरंतर चिर पुरातन के रूप में देखा। आप विवेकानंद साहित्य को देख लीजिए, अरविंदो को देख लीजिए, रास बिहारी बोस को देख लीजिए, भगवती चरण बोहरा के फिलॉसफी ऑफ हम में देख लीजिए, जो भी करण हो रहा, आदर्श कौन है इनके? आदर्श है रामायण, गीता, शिवाजी और गणपति श्लोक। गीता तिलक के पास भी थी, गीता गांधी के पास भी, गीता अरविंद के पास भी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चापेकर बंधु मदनलाल ढींगरा का जब मृत्यु हुई उनके हाथ में गीता थी। खुदीराम बोस की जब मृत्यु हुई तो उनके हाथ में गीता थी। हेमू कलानी जो सिंध में एक संघर्ष कर रहे थे उनके हाथ में गीता थी। लाला लाजपत राय को जब जेल में मांडले में भेजा गया, प्रतिदिन गीता पाठ करते थे, भगवत गीता का संदेश। उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा, भगवत गीता का संदेश। रास बिहारी बोस जब जापान गए, पूरा संघर्ष यहाँ से 1912 से 1945 तक का एक लंबा संघर्ष, एक भावना के लिए। कौन सी भावना और कौन सा उनकी सिर्फ एक भावना है, या उनके जीवन में कौन सा परिवर्तन होने जा रहा था? मैं कई बार सोचता हूँ बिरसा मुंडा के जीवन में कौन सा परिवर्तन होने जा रहा था कि जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरा संघर्ष कर दिया। वो कौन सी पद्धति, क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि स्वमूल्य आधारित हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो चिर निरंतर व्यवस्था है, उस पर कोई बाहरी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप न करे। रास बिहारी बोस जापान गए, जापान में गीत रामायण का अनुवाद किया, एक हिंदू महासभा की उन्होंने वहां पर स्थापना की, एक होटल खोला, जितने भी भारतीय थे उनको इकट्ठा किया। तो एक आग्रह ये है कि मेरा कि जितने भी क्रांतिकारी थे सभी का जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे प्रेरणा स्रोत, जो आज हमारे प्रेरणा स्रोत थे वही उनके प्रेरणा स्रोत। दूसरा ये है कि जो क्रांतिकारियों का जीवन दर्शन है उसको सिर्फ एक निरंतरता में देखा जाना चाहिए। उनके इनर लाइफ के बारे में बात की जानी चाहिए कि कौन सी प्रेरणा थी, क्या किस तरीके का जीवन था। अस्वस्थ रहने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का जीवन बहुत स्वस्थ रहता था। उनको कई बार उठा के लाना होता था कांग्रेस के अधिवेशनों में। एक कौन सी ऐसी बात थी जो बालक अपना नाम आजाद बताता है, चंद्रशेखर आजाद बहुत बहुरूपिया अपने अलग अलग रूप रख लेते थे। कभी वो पंडित बन जाते थे, कभी पुलिस वाला बन जाते थे, कभी घर का नौकर बन जाते थे। ये सब करने की वजह क्या, कितना क्या उनका तीसरा एक व्यापकता का स्तर ये है, हर गांव में, जैसे भाई साहब ने कहा 1857 ही मुझे लगता है कि पूरे आंदोलन में हर गांव में अभी भी हमारी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में हमारे नायक, हमारे गांव के नायक, अलग बात है कि उनको किताबों में स्थान नहीं, लेकिन क्या हम इस स्तर पर कि किताबों में उनका नाम नहीं है, इसके लिए उनका योगदान कम हो जाता है। एक भाई साहब और बात मैं करना चाह रहा था, वो ये थी कि हमारी टर्मोलॉजी की जो बात होती है, हम एक बार कहते हैं कि दो लिबरल्स हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, फिर हम कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या कौन है ये जो लिबरल है, जो एक्सट्रीमिस्ट है? क्या जो तिलक जी ने जो फॉलो किया, क्या ये टर्मिनोलॉजी उचित? दूसरी टर्मिनोलॉजी आज भी हम कॉन्स्पिरेसी आप कहते हैं, और
रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट अपने आप में सोचनीय विषय है कि क्या इन शब्दों के बारे में हमको किस तरीके से देखना चाहिए। आज भी हमारी किताबों में कॉन्स्पिरेसी केस लिखा जाता है कि कॉन्स्पिरेसी केस कैसा है, क्या पूरे दुनिया के इतिहास प्रेम में इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है क्या चलती है क्या, अगर मतलब यूरोप में भी चल रही हो तो हम भी उसको अडॉप्ट करने की चलो ये बात होती, तो अगर नहीं है तो क्या हमको इस इतिहास को जो पैरामीटर, चलो वेस्टर्न पैरामीटर्स है उनको में भी हम देखने की कोशिश करें, तो क्या अगर उनके यहाँ इस तरीके से चल रही होती तो चलती, हम लोग भी चलाते हैं। लेकिन एक बार कंपेयर करके मुझे दूसरा कि सिर्फ बम बनाना, बंदूक चोरी ये सब नहीं था, पत्रों के माध्यम से बढ़िया किताबें लिखी गई। आप कभी भी जो रिस्ट्रिक्टेड जो अपना लिटरेचर है उस पर काम हो रहा है, लगातार किताबें बाहर आ रही हैं, उनका भी उनके लेख को देखने की कोशिश करें। हम सारे लोग एक बार कि जो प्रतिबंधित साहित्य था उस जमाने का, उस प्रतिबंधित साहित्य में कौन सी भावना प्रकट की गई है और कितना डर हो जाता था, जिस डर की वजह से पूरा का पूरा अंग्रेजी प्रशासन उसको, और अंग्रेजी प्रशासन क्या है, कहता है कि हम डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिश करने, रूल ऑफ लॉ वाले लोग हैं, हमारे ऊपर मार्शल लॉ लगा करके और उन लिटरेचर्स को बंद किया जाता है। दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर, मतलब देश के हर जगह पर एक आंदोलन है। महाराष्ट्र के अंदर में चापेकर बंधु व्यायाम मंडल स्थापित की। व्यायाम मंडल शिवाजी और गणपति उत्सव में उनके जो गीत गा रहे हैं उनको मैं थोड़ी कह रहे हैं कि हाय गुलामी में रहकर तुमको लाज नहीं आती, इससे अच्छा है कि तुम आत्महत्या कर लो। दुष्ट हत्यारे कसाईयों की तरह गोवध करते हैं। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है तो यहाँ अंग्रेज यहाँ पर राज्य क्यों करते हैं? हमारे लगातार बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल क्लास में कि हमारे नेशन, हम तो छोटे छोटे भागों में बटे, हमारे तो देश थे ही नहीं। आप गदर मूवमेंट के समय जो मैप उन्होंने जारी किया, मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग उसको देखें, कौन सा मैप है, किसके लिए गदर को आप अफ्रीका उसमें अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में रहकर के किस आंदोलन को लीड करना चाहते हैं। उनके मैप में पहले ही गदर पार्ट लिखा हुआ है, उसमें मैप बना, प्लेग फैला हुआ था। प्लेग भी उन्हीं का, आप जानते हैं कि उन्हीं का बहुत ढेर सारी बीमारियां औपनिवेशिक काल में मिली हमको। तिलक लिखते हैं कि प्लेग बीमारी तो बहाना है, वास्तव में सरकार लोगों की आत्मा को जलना चाहती है। पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि क्या शिवाजी ने, चापेकर बंधु कह रहे हैं, क्या शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई पाप किया? श्री कृष्ण ने अपने गुरुओं व संबंधियों तक की हत्या करने के लिए बाल्मीकि की आज्ञा दी। इस गुट के द्वारा रैंड और एलरस्ट नाम के दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। चापेकर बंधुओं ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या किया। बाल शास्त्री हरिदास ने यहाँ लिखा कि रैंड हत्या के 10 मिनट पहले ही लोकमान्य तिलक को एक संदेश गया था कि काम झाले, काम हो गया। अब ये देखिए, ये जो एक बाइनरी है उसमें यहाँ भी समझने की कोशिश होती। फिर मित्र मेला सावरकर ने शुरू किया अभिनव भारत, और जो गुप्त संस्थाएं थी, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा की, अभिनव भारत, सावरकर जी, इनका जो केंद्र था बंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सब जगह था। और ये इतना ही नहीं थे, विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगवा करके बम बनाने का काम रूसियों की सहायता से किया। पीएन बापट जी थे, उनको रूस भेजा गया कि जाकर के बम बनाना सीख करके। और 1908 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने गदर आंदोलन, गदर दिवस मनाया, जिसमें ए शहीदों के नाम से पर्चा पढ़ा गया। बाद में बंगाल का आप जानते हैं गर्जन आया, विश्वविद्यालय कानून, किस तरीके से बंग भंग, और एक जापान में रूस की पराजय। हरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, युगांतर, शांत, जो अन्य पत्रिकाएं, और इनकी संख्या, युगांतर लेने वालों की संख्या 1000 थी उस जमाने में। बाद में अंग्रेजों ने बंद कर दिया। जिस दिन अरविंदो को केस चल रहा था, एक सुशील सेन ने सार्जेंट को मुक्का मारा। इस पर किंग्स कोर्ट ने उसे बेल से मारे जाने की सजा सुनाई। इसके विरोध में शांत पत्रिका में ब्रह्म माधव उपाध्याय है, उन्होंने लिखते हैं, तो चाहता है कि मैं बेत खाकर अपनी माँ को भुला दूं, पर मैं माँ की वैसी संतान नहीं, इस खून की लालिमा से हमारी कालिमा मिटेगी। ब्रह्म माधव से कहा गया कि आप क्षमा मांग लीजिए जो आपने लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी अदालत में कभी क्षमा मांग ही नहीं सकता। इसके बाद पूरे बंगाल के अंदर में अगर कहा जाए कि बंगाल का
बंगाल को, आधुनिक बंगाल को बनाने में 2 लोगों का बड़ा योगदान है, एक क्रांतिकारी और एक बंगला लेकर। अनेक समितियां, और ये ढाका समिति, बारिशाल समिति, उत्तर बंग समिति, कलकत्ता समिति, अनेक समितियां काम कर रही। ये समितियां सिर्फ बंगाल में केंद्रित नहीं, इनका जो आसाम, बिहार, संयुक्त प्रांत, पूरे रास बिहारी बोस तो वहां के इसी और ये लिखा गया कि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट लिखती है कि 1906 से 1917 के बीच में 110 डाके और हत्या के, बड़े अफसरों के हत्या के 60 प्रयत्न किए। ये एक विरोध था जिस विरोध की वजह से उनको दिल्ली लाना पड़ा अपनी राज्य में। तो दिल्ली में भी मामला इतना सरल नहीं। रास बिहारी बोस उत्तराखंड में, देहरादून में काम करते, उनके साथ काम करने वाले बसंत कुमार विश्वास 17-18 साल का युवक, राजधानी परिवर्तित हो रही। उस राजधानी परिवर्तित होने में एक 17-18 साल का युवक महिलाओं के बीच में, महिला के भेष में, पीएनबी की बिल्डिंग थी उसके ऊपर खड़ा हुआ। और जैसे ही लाल किला की तरफ जाना था उनको, जैसे ही चांदनी चौक से निकलती, ऊपर से बम गिरता। अब आप सोचिए कि गवर्नर जनरल को उस समय बम मारना, एक जस्ट इमेजिन करिए क्या, और उसे क्या परिणाम हो सकते थे, किस तरीके से। रास बिहारी बोस ने कहा मुझे मालूम नहीं है, जबकि पूरा उनका, इन चारों लोगों को, अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद और बाल मुकुंद, चारों को फांसी दे देगी। आपसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? उन्हें हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिस व्यवस्था में हम सर्वोपरि, मतलब उनका आप अकाउंट पढ़िए तो आपके रोए खड़े हो। इतना बड़ा, बाद में क्या हुआ कि फिर बंगाल गए, वहां से किसी तरीके से पता किया कि क्या क्या हो रहा है, और देश के हर भाग में हो रहे। नीलकंठ अय्यर, वीपीएस अय्यर ने मद्रास में आंदोलन, अर्जुन लाल सेठी, केसी लाल बारहट, राव गोपाल सिंह राजस्थान में, प्रताप सिंह ने अजमेर में, कामाख्यानाथ मित्रा, सुधीर कुमार सिंह, पुनीत लाल, बाबू मंगलाचरण, इन्होंने पटना में आंदोलन को। और इसी क्रम में विदेशों के अंदर में, जैसे कि मैंने भी बताया कि इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्र निकल रहा था, भाई परमानंद, मैडम कामा। अभी आपको सुनते हुए मुझे याद आया कि मैडम कामा के भी फैमिली वालों ने, उनकी फैमिली, उनके पति ने मना किया कि आप आंदोलन में नहीं, तो रानी भक्का की तरह उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। पारसी समाज में तक उनको प्रतिष्ठा नहीं है कि पारसी समाज में विवाह को मैडम कामा ने कहा मैं नहीं कर सकती, पेरिस गई। और मैडम कामा का ये रहा कि मैडम, जिस समय मैडम कामा का श्याम जी कृष्ण वर्मा के ऊपर मुकदमा चल रहा, मैडम कामा ब्रिटिश काउंसिल पहुंची और कहे कि मैंने जो सरकारी गवाह बना था चतुर्भुज अमीन, वो कह रहे कि मैंने चतुर्भुज अमीन को पिस्तौल दी थी, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं दोषी। इतना कहने वाली महिला, मतलब कि क्योंकि ब्रिटिश फ्रेंच नागरिक उस समय फ्रांस में थी, इसलिए उनके ऊपर बाद में कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के रिलेशन की वजह से। लेकिन इतना कह पाना कि दूसरे के लिए जाना और ये कहना कि मैं दोषी हूँ, एक और मदन लाल ढींगा का नाम, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, एक प्रेरणा जो बने भगत सिंह के लिए, वहां जाने के बाद कर्जन वाइली की गोली मार दिया, आप सब जानते हैं। जब ढींगा को फांसी दे दी गई तो विलियम, तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार भारत में किया। इंडिया हाउस ने उस मांग को ठुकरा दिया। और ये एक ऐसी घटना थी जो पूरी दुनिया के हर पेपर, न्यूज पेपर में छपी। आयरलैंड के अखबार ने लिखा, मदन लाल ढींगरा को जिन्होंने अपने देश खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आयरलैंड अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसी षड्यंत्र, इसी जो केस था उसके आरोप में सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला, देश निकाला किया गया। क्रांतिकारी लंदन में कमाल पासा से मतलब लगातार अपने अलग अलग जगह पर चल रही। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी जो आर्मी की कंसेप्ट वो चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको अवध से नहीं लेना, उन्होंने सारे पंजाबी और गोरखों को भरना शुरू किया।
पंजाबी ऐसे थे जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए जर्मनी और इतने डिफिकल्ट टेरेन में पहली बार ब्रिटिश लोग इंडियंस लोग लड़ रहे थे, माइनस टेम्परेचर पर, और अंग्रेजों के लिए लड़ा प्रथम विश्व युद्ध में। भारत के जितने भी स्थापित लोग थे सभी प्रथम विश्व युद्ध में कहा गया कि ब्रिटिश सहायता कर रहे थे अंग्रेज। गांधी जी भी लोगों को भर्ती करवा रहे थे कि ब्रिटिश फौज में भर्ती हुई है, और उसके लेकिन जब उसका प्रतिकार क्या मिला? उसका प्रतिकार ये मिला कि अंग्रेज जो लोग हैं, जो पंजाबी लोग, इनके अंदर तो ये जान गए कि हमारी कमियां क्या है। जब जान गए तो फिर मार्शल लॉ लागू होना पंजाब के अंदर में। रौलट एक्ट विशेषकर पंजाब के लिए आ रहा है, पंजाब के लिए आ रहा है। और उस फिर उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम जलियांवाला बाग। ये जिस अंग्रेजों का विश्वास ब्रिटिशर, पंजाबी को विश्वास ब्रिटिशर से उतना किया, हम लोग इतना इनके लिए। इसके बाद किसी ने और भारत के आंदोलन में जलियांवाला बाग एक भारतीय मानस में बड़ा रोल, बहुत सी जलियांवाला बाग की तरीके से अनेक घटनाएं हुई है, कोई पहली घटना नहीं। स्टेनगंज ऊपर हवाई जहाज से लोग मारे गए ऊपर, लेकिन इसने भारतीय मानस को जितना झकझोरा जलियांवाला बाग ने, कि आप पंजाब की घटना में, आप मध्य प्रदेश के अंदर भी आप लोकगीत देखेंगे, आज के डेट में भी लोकगीतों में महिलाएं उस जलियांवाला बाग जो हुआ उसके बारे में वो आज भी। इसके बाद दूसरा शुरू हुआ। दूसरा आप जानते हैं कि बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख में गांधी जी की अहिंसा की निरर्थकता उनको लगती थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद ये अपने तरीके से देखना चाह रहे थे। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना आप जानते हैं वो काकोरी वाली घटना है। अंग्रेज खजाना ले जाया जा रहा, बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया गया था, लेकिन शाहजहांपुर में वो बनता था, जो कंबल बनता था, उसके आधार पर वो पकड़े गए। और काकोरी कांड के नायक जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। बिस्मिल की भी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बाबा राघव दास के देख रहे थे। बाबा राघव दास देवरिया के आसपास, सभी मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर, उनके आसपास उनके एक गांधीवादी नेता थे। बाद में जब उनको पता चला तो बाबा गोरखपुर जेल गए। फांसी के बाद बिस्मिल के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार उन्होंने करवाया। बताते हैं बाबा अपनी खद्दर की चादर में बिस्मिल के चिता की राख लपेटकर बड़ा आश्रम ले आए, उनका आश्रम, जहां उन्होंने राख को आश्रम की मिट्टी से मिलाया, समाधि बनाई। और जब बात ही बाहर निकली तो कैप्टन, वहां का अंग्रेजी कैप्टन मूर था, उसने समाधि को तोड़वा दिया। कुछ समय बाद फिर बाबा राघव दास ने उनकी समाधि बनवाई। चौरी चौरा घटना थी, उसमें 172 अभियुक्तों को सजा, फांसी की सजा हुई थी। बाबा राघव दास बहुत विचलित हुए। इलाहाबाद के नामचीन जो उस समय के वकील थे उनसे संपर्क किया। 153 लोगों को फांसी पे बचाया जा सका। जो नहीं बचाया जा सका उसके फीस बाबा राघव दास को। इसी क्रम में गेंदालाल दीक्षित मातृवेदी संगठन उन्होंने किया, और उन्हें कहा जाता है उत्तर भारतीयों का द्रोणाचार्य। और ये पूरा जितना भी हो रहा, पूरा जो चंबल है वो डाकू के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उन डाकुओं के अंदर भी एक राष्ट्र की भावना अपने मातृवेदी संगठन के आधार पर, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको गुरु मानते। फिर उनके साथ इसी क्रम में हमको चंद्रशेखर आजाद, HRA भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद राजगुरु, आप जानते हैं कि सैंडर्स की हत्या का उन्होंने बाद में बना फेंका, और जिसमें वो कहते हैं कि पहली सरकार को हमको आवाज़ सुनाना।